गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने नागालैंड के बारे में जाना था। देखिए, एक बात आपको यहाँ पे कॉमन मिलेगी कि हम जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं वो सभी पहले तो नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर के स्टेट्स हैं। इन सभी को अपने बॉर्डर बढ़ा के चाहिए थी, मतलब इनको लार्जर एरिया चाहिए था। दूसरी बात, इनको इंडिपेंडेंट भी रहना था, ठीक है। और तीसरी बात, इनको समझाते समझाते और इनके साथ जो ट्रीटीज़ है वो करते करते हमारे इंडियन गवर्नमेंट को बहुत समय लगा है। यहाँ पर हर स्टेट में आपको एक मेजर पार्टी मिलेगी। उस मेजर पार्टी को ऑर्गेनाइज्ड हो जाने के बाद वो कुछ डिमांड रखती है और उस डिमांड के आधार पर ये लोग इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भारतीय जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ये पूरा का पूरा मैटर बहुत अच्छे से हैंडल किया है। क्यों हमारे लिए नॉर्थन ईस्टर्न ये जो प्रॉब्लम हमको दिया है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कश्मीर इशू क्यों नहीं दिया यहाँ पर? कश्मीर इशू सबको पता है, ओके। लेकिन हमने अगर बराबर से आप इंडिया की बॉर्डर देखो तो ये नॉर्दर्न ईस्टर्न टाइप के जो हमारे स्टेट्स है, इनकी जो बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं हर स्टेट की बॉर्डर हर किसी दूसरे देश से अटैच है, मतलब ये हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है। अगर हम इन पर ध्यान नहीं देते, अगर हम इनके प्रॉब्लम्स को नहीं समझते, अगर हम इनको यूनियन टेरिटरी का और इनको जो चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं करते, तो हो सकता है कि ये राज्य इंडिपेंडेंट रहते। और अगर ये राज्य इंडिपेंडेंट, ये स्टेट इंडिपेंडेंट रहते हैं तो हमारी नॉर्दर्न ईस्टर्न जो बॉर्डर है इंडिया की, उसको खतरा हमेशा बना रहता था। अभी भी देखिए कि चाइना हमसे जो लड़ाई करती है उसका मोस्ट ऑफ द जिसका वो ये है फोकस है वो ये नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर का ही है। तो ऐसे इशू हमारे साथ हमेशा होते थे, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि नॉर्दर्न ईस्टर्न की बॉर्डर और उससे लगे हुए सभी स्टेट्स इंडिया में परमानेंटली रहे। और इसीलिए इतना सब कुछ इन नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर के स्टेट्स के लिए हमने किया है और हम वो देख रहे हैं आज। तो अब हम देखेंगे आसाम के बारे में। In 1983, there was an intense agitation staged by all Assam Student Union and Assam Gana Sangram Parishad over the question of the dominance of Assam of Bengali migrant. In 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi, Central Home Minister Shankar Rao Chauhan and Assamese leader Prafulla Kumar Mohanto signed an accord. अब इनका एक अलग ही प्रॉब्लम था। 1983 में क्या हुआ, एक इंटेंस टेंशन आसाम में प्रोवाइड की गई है या उन पर लादी गई है। आसामीज़ जो थे वो अपना कल्चर, अपना हेरिटेज संभाल के रखना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब बांग्लादेश तैयार हुआ, तो बांग्लादेश तैयार हो जाने के बाद हमारी लड़ाई हुई, फिर बांग्लादेश फॉर्म हुआ है, हमने ये देखा है। तो बांग्लादेश से बहुत से माइग्रेंट, बहुत से रेफ्यूजीज़ हमारे देश में आए थे। हमने ये पॉइंट पिछले लेसन में पढ़ा है कि ये हमारे लिए, जब हमने बांग्लादेश पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि वहाँ के आने वाले रेफ्यूजीज़ इंडिया आ रहे थे और बहुत ज़्यादा प्रमाण में आ रहे थे। हमारी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत हम अभी डेवलपिंग ही थे, बहुत सी समस्याएं हमारे देश में भी थी। उससे अगर हमारे यहाँ पर ये रिफ्यूजीज़ का जो बर्डन है वो बढ़ता जाएगा तो हैंडल करना मुश्किल होगा। हाउ कैन इट पॉसिबल? तो ऐसे वक्त ये जो आसाम है ये बंगाल से लग के थोड़ा सा है, इसलिए क्या होता था कि बंगाल के जो रेफ्यूजीज़ आते थे वो आसाम में जाके रहने लगे, ठीक है। और आसाम में धीरे धीरे बंगालियन रेफ्यूजीज़ का जो डोमिनेंस है, जो प्रभाव है वो बढ़ता गया। और इसकी जो चिंता थी वो आसामीज़ को थी कि शायद उनको ये लग रहा था कि आसाम की जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, जो परंपरा है वो खतरे में है। और इसीलिए फिर आसाम के जो लीडर थे प्रफुल्ल कुमार मोहंतो, उसके साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और सेंट्रल होम मिनिस्टर शंकर राव चौहान, इनकी एक ट्रिटी साइन हुई। एकॉर्ड मतलब ट्रिटी। It was decided to send a Bangladeshi citizen who had infiltrated in Assam back to their original places. In 1986, elections were held for Assam Legislative Assembly and Prafulla Kumar Mohanto of the
असोम गण परिषद बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर। अब जब ये ट्रिटी साइन हुई तो आसाम को सबसे पहली मांग आसाम की यही थी कि जो बांग्लादेशी रिफ्यूजीज़ आसाम में आए हुए हैं उनको अपनी जगह पे वापस भेज दो। ये डिमांड उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के आगे रखी थी सबसे पहले। ये यहाँ पर नहीं दी है, मैं आपको बता रही हूँ। इसी के आधार पर ये ट्रिटी साइन हुई थी और जिसके तहत जो आसाम में जो रिफ्यूजी बंगालीज आ गए थे उनको वहाँ से निकाला गया, उनको सुरक्षित अपनी जगह पे पहुँचा दिया गया या दूसरी जगह उनकी सुरक्षित उनकी व्यवस्था की गई। उसके बाद 1986 में आसाम में इलेक्शन हेल्ड हुए हैं और प्रफुल्ल कुमार मोहन तो आसाम के पहले चीफ मिनिस्टर बने हैं। ड्यू टू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट बिकेम पॉसिबल टू इस्टेब्लिश पीस इन आसाम। और ये जो चीज़ें हुई है, बांग्लादेशियों को वहाँ से हटाना, दूसरी जगह पे उनको रखना, रिफ्यूजीज़ को वहाँ से निकालना, आसाम फिर इलेक्शन हेल्ड करना आसाम में, इसकी वजह से क्या हुआ कि आसाम में जो अशांतता फैली थी उसको शांत करने में इंडियन गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही। अब जाते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की ओर। इन 1954 नेफा was created. In 1972 it began to be called Arunachal Pradesh, region of rising sun. On 20th February 1987 it got the status of constituent state. During the period from 1960 to 2000, Northeast India has progressed toward a more mature democracy. This area is on the path of progress through the industrialization, spread of education, etc. अरुणाचल प्रदेश का जब एक संस्था स्थापन हुई, एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापन हुई जिसका नाम था नेफा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश तैयार हुआ है और 20 फरवरी 1987 को उसको कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट का दर्जा दिया गया है। अब हम देखेंगे कि 1960 से लेके 2000 तक हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वो प्रोग्रेस करने लगे हैं। 1960 से अब तक 2000 तक हमारा कोर्स है, तो 2000 से 2000 तक ही हम बात करेंगे कि तब तक 1960 से लेके अभी तक उन्होंने प्रोग्रेस ही की है। क्योंकि क्या होता है, नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर की जो ट्राइबल्स हैं, हमको क्या चाहिए था कि वो प्रोग्रेस करें। जब पंडित नेहरू हमने ये लेसन स्टार्ट किया था, तभी जवाहरलाल पंडित नेहरू ने ये बोला था कि इनको अपने देश में लाना भी है, लेकिन इनका हेरिटेज, इनकी परंपरा, इनका कल्चर, इनकी भाषा, ये सभी कुछ सुरक्षित भी रखना है। क्योंकि नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर के जितने भी हमारे स्टेट है वो कल्चर में और हेरिटेज में बहुत ज़्यादा अलग है। वहाँ पे ट्राइब्स है, और नागालैंड जैसे लेते हैं, आसाम लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश लेते हैं हम लोग, यहाँ की परंपराएं आप देखिए अलग है, बोली भाषा आप देखिए अलग है। तो ये हमारा हेरिटेज है, इंडियन हेरिटेज। हम नहीं चाहते कि मेन स्ट्रीम में आते हुए ये लोग अपना हेरिटेज भूल जाए, अपनी संस्कृति भूल जाए, और उसी हिसाब से हमने उनकी प्रोग्रेस की है, उन्होंने अपनी प्रोग्रेस की है। और अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन से, अच्छे वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से ये लोग हमेशा ही प्रोग्रेस में रहे हैं। अब हम जाते हैं नक्सलिज़म की ओर, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जो अपने प्रॉब्लम्स देखे हैं, जैसे नॉर्दर्न ईस्टर्न प्रॉब्लम हमने देखा है, पिछले लेसन में हमने ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन ब्लू स्टार देखा है, पंजाब देखा है, और 8th स्टैंडर्ड में आपने हैदराबाद देखा होगा, हैदराबाद का जो इशू हुआ था, गोवा का जो इशू हुआ था वो देखा होता, जूनागढ़ देखा होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसे थे जो सॉर्ट आउट हो गए। हाँ, वक्त ज़रूर लगा है, बहुत सारा वक्त लगा है, यहाँ तक कि हमको अभी 2020 लगे हैं, 2019 तक, मतलब जब कश्मीर हमारे यहाँ पे अब स्टेट करके आया है अभी 2019 में, तब तक हमने समय लिया है एक एक स्टेट को अपने अंदर, अपने इंडिया में शामिल करने के लिए, ठीक है। और वो हो भी गए हैं। ये जो प्रॉब्लम अभी हमने देखे अब तक, आसाम का, नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश का, ये सॉल्व हो गए। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे है जो अभी भी सॉल्व करना बाकी है, और ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखा जाए तो ये मानवतावाद के खिलाफ है, और मानवतावाद के खिलाफ जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो जल्दी सॉल्व नहीं होते, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है।
ऊपर के जो हमने देखे वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम थे, वो कभी ना कभी सॉल्व हो जाएंगे, इसकी आशा थी। लेकिन जैसे हमने देखा है नक्सलाइट मूवमेंट, ये इतनी बढ़ रही है कि इसको हैंडल आउट कैसे करना, ये भी हमारे इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे और हमारे गवर्नमेंट के आगे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जितना हम करना चाहते हैं उतना हम नक्सलाइट भी हमारे ऊपर अटैक करते हैं। आतंकवाद आपने देखा है, ये चलो नक्सलाइट और मूवमेंट और आतंकवाद जो टेररिज्म है वो आपको दिखाई देता है, लेकिन कम्युनलिज्म, रीजनलाइज्म, ये जो प्रॉब्लम्स है ये आप सोच नहीं सकते, आप देख नहीं सकते। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है जैसे कम्युनलिज्म, रीजनलाइज्म, ये हम में भी है, हम भी कहीं कहीं इसके शिकार हुए हैं। तो हम एक एक इसको देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे नक्सलाइट मूवमेंट। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन नक्सलबारी in Darjeeling district in West Bengal. The Naxalite organized small land holding farmers and land laborers and took charge of their lands, put up red flags and declared that area as free territory in 1967. All those movements that took inspiration from this rebellion are called Naxalite movement. अब आज जो हम नक्सलिज्म देखते हैं वो कुछ अलग है, लेकिन नक्सलिज्म जब स्टार्ट हुआ था, नक्सलाइट मूवमेंट बोलेंगे, नक्सलिज्म भी नहीं, ये कोई वाद नहीं है, ये कोई तत्वज्ञान नहीं है, ये एक प्रॉब्लम थी। नक्सलाइट मूवमेंट एक छोटी सी प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई थी नक्सलबारी गांव से, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल में। क्या हुआ था, यहाँ पे जो स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स थे, जिनके पास बहुत ही कम खेती की ज़मीन है, या जो लैंड लेबरर है, मतलब मज़दूर है, जो दूसरों की खेती पर काम करते हैं, उनका ज़मींदारों के साथ वाद विवाद चल रहा था, पैसे से लेके, लैंड होल्डिंग से लेके, टैक्सेशन से लेके। तो उन्होंने क्या किया, ये जो लोग थे इन्होंने नक्सलाइट ऑर्गेनाइज स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड लैंड लेबरर्स। ये जो नक्सलाइट है ये कौन थे, वही फार्मर्स है जिनके पास बहुत कम ज़मीन है या जिनके पास ज़मीन है ही नहीं, जो दूसरे के ज़मीनों पे काम करने जाते हैं। इनका ज़मींदारों के साथ वाद विवाद चल रहा था, पैसे, ज़मीन, टैक्सेशन, इसकी वजह से। तो इन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीन, जो ज़मींदार की ज़मीन थी, जिसके पास बहुत कम ज़मीन है, उन्होंने ज़मींदारों की ज़मीन ले ली, हड़प ली, ऐसा बोले कि उन पर कब्ज़ा किया। ये जो छोटे छोटे खेती करने वाले लोग थे, जिनके पास बहुत कम ज़मीन थी, इन्होंने क्या किया, चीड़ के और फिर ज़रा थोड़ा सा एडवांस्ड में इन्होंने ज़मींदारों की जो ज़मीनें थी उस पर अपना कब्ज़ा किया, वो ज़मीन अपनी डिक्लेयर की और वहाँ पे रेड फ्लैग लगाए। और इसी तरह से जो ज़मीन पर काम करने वाले मज़दूर थे, उन्होंने भी ज़मींदारों से थोड़ी थोड़ी ज़मीन छीन कर वहाँ पे रेड फ्लैग लगा दिए और बता दिया कि ये ज़मीन, डिक्लेयर कर दिया कि ये ज़मीन हमारी है। और ये जो नक्सलाइट मूवमेंट है, ये बाकी के स्टेट के लिए जो खेती करने वाले थे उनके लिए इंस्पिरेशन बन गई, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम था स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स का, ज़मींदारों का, लैंड लेबरर्स का, ये हर स्टेट में था, हर जगह देखते हैं हम लोग इसको, हर स्टेट में था। तो जब ये नक्सलबारी की मूवमेंट चालू हुई और इसके बारे में बाकी के स्टेट के खेती करने वालों को पता चला, तो उन्होंने भी इससे इंस्पायर होके ऐसे ही उठाव अपने अपने स्टेट्स में किए। द मूवमेंट हैड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग एक्शन कमिटीज़ to raise the voice against the exploitation of the farmers by landlords and confiscate the land of the landlord and distribute it among the tenants. अब इसका मूवमेंट का ऑब्जेक्ट क्या था, अभी जो हम नक्सलिज्म देखते हैं वो अलग ही है। आप सोच भी रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, ये तो नक्सलिज्म बिल्कुल अलग, नक्सलाइट मूवमेंट बिल्कुल अलग है। आज जो हम पढ़ रहे हैं नक्सलिज्म के बारे में वो तो बिल्कुल अलग है। तो ऑफ कोर्स ये कैसे चेंज होती गई, यही हमको देखना है। तो हमने ऊपर देखा कि नक्सलबारी में एक छोटी सी नक्सलाइट मूवमेंट हुई, जिसके अंदर जो गरीब किसान लोग थे और जो मज़दूर थे, उन्होंने ज़मींदारों से ज़मीन ले ली, छीन ली, वहाँ पे रेड फ्लैग लगाए और वो ज़मीन हमारी है ऐसा घोषित कर दिया। इसी के तहत ऐसा ही उठाव बाकी के स्टेट्स में भी होने लगा, क्योंकि स्टेट्स अलग थे लेकिन प्रॉब्लम सेम थी। तो जब ये मूवमेंट हुई
या ये नक्सलाइट मूवमेंट हुई थी, उस वक्त उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इस्टेब्लिशिंग एक्शन कमिटीज़ टू रेज अ वॉइस, एक कमेटी तैयार करना जो ये जो फार्मर्स की आवाज़ है वो सभी समाज तक पहुंचा सके। किसके बारे में? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स बाय लैंडलॉर्ड्स, कि ये जो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन लैंडलॉर्ड कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में एक कमेटी तैयार करेंगे। और इस कमेटी के तहत, इस कमेटी के द्वारा हम लोगों तक, गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव था किसका? नक्सलाइट मूवमेंट का। और क्या करने वाले थे ये? एंड कॉन्फिस्केट द लैंड, और ये जो लैंड है, लैंडलॉर्ड जो थे, ज़मींदार लोग थे, उनके पास बहुत सी लैंड थी, तो वहाँ से वो लैंड लेंगे, ज़मींदारों से वो लैंड हम लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऐसे लोगों में जिनके पास एक तो कम ज़मीन है या ज़मीन ही नहीं है। समझ में आया क्या? नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ फार्मर्स के लिए, ऐसे फार्मर्स के लिए जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन थी या बिल्कुल ज़मीन नहीं थी। इन लोगों ने एक रिबेल किया, एक उठाव किया, जिसके ज़रिए इन्होंने ज़मींदारों से ज़मीन छीनी, वहाँ पे रेड फ्लैग लगाए, वो ज़मीन अपनी है ऐसा घोषित किया। ऐसा एक वेस्ट बंगाल में एक नक्सलाइट मूवमेंट हुआ। इसकी ही तहत बाकी के स्टेट्स ने ये देखकर, बाकी के स्टेट्स के जो फार्मर थे उन्होंने भी ऐसा ही एक नक्सलाइट मूवमेंट अपने अपने स्टेट में चलाया। लेकिन नक्सलाइट मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तब उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि समाज में या गवर्नमेंट तक एक कमेटी तैयार करना और गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुंचाना कि किस तरह से ज़मींदार, लैंडलॉर्ड फार्मर्स का शोषण कर रहे हैं, और ज़मींदारों से ज़्यादा की ज़मीन लेकर वो ज़मीन उन गरीब किसानों में बांटना जिनके पास ज़मीन नहीं है या थोड़ी, बहुत ही थोड़ी है। ये था इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लेटर द मूवमेंट स्ट्रेट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, इट टुक recourse of terrorism to prevent any government schemes and welfare policies from reaching the common people। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये अपने ऑब्जेक्ट से, अपने पाथ से हट गए। फार्मर के लिए जो एक नक्सलाइट मूवमेंट तैयार हुई थी वो फार्मर के लिए रही ही नहीं, वो पूरी तरह से ऑब्जेक्ट भूल गए और उसकी जगह नक्सलिज्म ने ले ली, टेररिज्म ने ले ली। अब इन लोगों को ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट इनकी दुश्मन है और गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज़, कोई भी अच्छी वेलफेयर जो पीपल का होता है, अच्छा करना, कोई भी अच्छी पॉलिसी ये लोग कॉमन पीपल तक पहुंचने ही नहीं देते। और इस तरह से वो कॉमन पीपल को अपने दबाव में रखते हैं, उनको बताते हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ काम नहीं कर रही। हालांकि यही लोग गवर्नमेंट के थ्रू जो इन कॉमन पीपल के लिए स्कीम्स तैयार होती है, पॉलिसीज़ तैयार होती है, वो कॉमन पीपल को लेने ही नहीं देते। द नक्सलाइट स्टार्टेड अ पैरेलल सिस्टम ऑफ रिजेक्टिंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम, और ऐसे करके इन नक्सलिज्म के जो लोग हैं, जो नक्सलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो नक्सलाइट है, उन्होंने क्या किया, एक पैरेलल सिस्टम बनाई है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को, मतलब डेमोक्रेसी को चैलेंज करती है। उनको डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चाहिए, उनको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। दिस मेड अ नक्सलिज्म अ सीरियस चैलेंजेस टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, और ये ऐसे इस तरह से अपने मेन ऑब्जेक्ट से हटकर उन्होंने टेररिज्म स्टार्ट किया, कॉमन पीपल तक गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ नहीं पहुंचने दी, और फिर एक पैरेलल सिस्टम बनाई जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को चैलेंज करती है, ठीक है। और इस तरह से आज हम देख रहे हैं कि नक्सलिज्म हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, जिसका हल गवर्नमेंट सोच रही है लेकिन अभी तक नहीं मिला है। कितने लोगों की जान गई है, उनके भी, गवर्नमेंट के भी। लेकिन ये बात नक्सलिज्म को फॉलो करने वाले लोग कम समझेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने है। नक्सलिज्म के तहत जिस एरिया में नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा होता है ना, उस एरिया का विकास तक गवर्नमेंट नहीं कर पाती।
ना रास्ते बना पाती है, ना अच्छे स्कूल्स बना पाती है, ना अच्छा हॉस्पिटल बना पाती है, कुछ नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि नक्सलिज़्म फॉलोअर्स ये करने ही नहीं देते गवर्नमेंट को। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि गढ़चिरौली में, चंद्रपुर में वैन जा रही थी पुलिस की, तो बम लगाकर उड़ा दिया या फिर बारूद लगाकर उड़ा दिया। ये जो काम है ये नक्सलाइट करते हैं। उनको कोई भी गवर्नमेंट का इंसान जो अच्छा काम करने के लिए आया हो उस एरिया में, वो चाहिए ही नहीं। इसमें बहुत से ऐसे भी लोग रहते हैं जो जिनको ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट में उन पर अन्याय किया है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को सिखाना, राइफ़ल चलाना, उनको अपने आप में शामिल कर लेना, ये सभी काम आज नक्सलिज़्म में हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कुछ अलग था, हो कुछ अलग रहा है। तो इस तरह से नक्सलाइट मूवमेंट आज नक्सलिज़्म बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं, बाकी का हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।